Hello friends, myself Priyanka and welcome to my YouTube channel Arunta Learning Hub. So आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास यानी कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोग को से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखें ताकि आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आए। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं। संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, बेसिकली संसाधन का मतलब होता है रिसोर्सेज, यानी कि वो चीज़ कहाँ से मिल रही है। कोई भी चीज़ आप यूज कर रहे हो वो बेसिकली कहाँ से मिल रही है। एवं यानी कि एंड डेवलपमेंट यानी कि विकास। तो बेसिकली इसमें हमें पढ़ना है कि संसाधन यानी कि वो चीज़ें हमें कहाँ से आ रही है, किस किस चीज़ों को हम यूज कर रहे हैं, और विकास यानी कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है हमारी कंट्री में एंड हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, क्या आप उन वस्तुओं के नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं। ऐसी वस्तुओं की सूची तैयार करें, इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। तो ये बेसिकली एक एक्टिविटी है जिसे आपको करना है। तो चैप्टर में शुरू में क्या है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है। प्रयुक्त यानी कि जो यूज की जाती है, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है यानी कि इंडस्ट्रियल यूज है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है। यानी आर्थिक रूप से संभाव्य का मतलब है कि जो हमें ईजिली अवेलेबल है, एंड सांस्कृतिक रूप से मान्य है, जो हमारे परंपराओं, जो हमारे भारत देश को मान्य है, किसी को आपत्ति नहीं है उस चीज़ को, उसे क्या कहते हैं, संसाधन है। एक संसाधन है, उसे संसाधन कहते हैं बेसिकली। तो इसका डेफिनेशन आप यहाँ से आराम से लिख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये पेपर में पूछे जा सकते हैं कि संसाधन क्या होता है। डिफाइन संसाधन। तो हमारे पर्यावरण में जितने भी चीज़ें अवेलेबल है, उपलब्ध है, प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता हो, यानी कि जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध का मतलब यानी कि इंडस्ट्रियल चीज़ें उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है, जो हमारे आर्थिक रूप से अवेलेबल हो सकती है, जो हम खरीद सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या आती है, संसाधन में आती है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतर प्रक्रिया, उपलब्ध वस्तुओं की जो रूपांतरण का मतलब होता है बनावट, किस तरीके से वो बना हुआ है, किस तरीके से चीज़ें बनी हुई है। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। यानी कि कोई भी वस्तु जब बनती है वो, तो बेसिकली वो हमारे जो देश है, हमारा जो देश के फैक्ट्रीज़ हैं, वो बिल्कुल वो इसका स्ट्रक्चर, इसकी प्रकृति क्या काम करेगा, वो किन किन चीज़ों से वो संबंध रखता है, बेसिकली सारा कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। जो इंसान होते हैं वो प्रकृति यानी कि नेचुरल और इन्वायरमेंट को देख करके हमें नेचुरल और प्रौद्योगिकी यानी कि कह सकते हैं, प्रौद्योगिकी की मतलब होता है इंडस्ट्रियल, यानी कि जो मानव इंसान खुद बनाता है और जो नेचर, दोनों को मिक्स करके जो चीज़ें बनाता है इंसान, वो बेसिकली हमारे यूज में आता है, जैसे संसाधन कहते हैं। और अपने आर्थिक विकास को गति तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। संस्थाओं का मतलब डिफरेंट कंपनियां, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लोग बना रखे हैं, इंसान ने बना रखा है अपने जीवन को चलाने के लिए। तो क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों की प्रकृति उपहार समझते हैं? तो क्या मतलब सभी लोगों की तरह जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस है, वो क्या है, एक तरह का प्राकृतिक उपहार है, यानी कि नेचुरल गिफ्ट है? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हमें भगवान से नहीं मिला। जैसे गाड़ी, रोड, घर, हॉस्पिटल्स, टीवी, फर्नीचर्स, ये सारा कुछ तो हमें भगवान ने नहीं दिया। वो किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। इंसानों ने अपने ऐशो आराम के लिए, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए क्या बनाया है? संसाधन बनाया है। तो मानव स्वास्थ्य संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि जो इंसान है उसे स्वास्थ्य यानी कि हेल्दी रहना संसाधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों के
में परिवर्तित करते हैं और उन्हें प्रयोग करते हैं। यानी कि पर्यावरण में जो भी नेचुरल चीज़ें प्रकट हैं, यानी कि लकड़ी जो भी है, लकड़ी, पेड़ पौधे, सब कुछ जो प्रेजेंट है, वो जो इंसान है उसे और आसान तरीके से अपने यूज के लिए एक संसाधन के रूप में उसे बनाता है। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है। तो संसाधन बेसिकली कैसे क्लासिफाइड यानी कि बांटा गया है वो यहाँ पे दे सकता है। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, प्राकृतिक प्रौद्योगिकी एंड संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध, यानी कि उनके बीच क्या क्या संबंध। भौतिक पर्यावरण यानी कि प्राकृतिक, प्रौद्योगिकी एंड संस्थाएं। तो जो प्रकृति क्या है, मानव है, मानव प्रकृति को भी संभाल रहा है, इंडस्ट्रियल यानी कारखाने, फैक्ट्री को भी संभाल रहा है, संस्थाएं यानी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें भी संभाल रहा है। तो ये तीनों आपस में एक तरह से जुड़े हुए हैं, एक तरह से अंतर संबंध का मतलब होता है एक तरह से जुड़े हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बेसिकली इन संसाधन का वर्गीकरण यानी कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, कैसे बटे हुए हैं। फर्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब होता है कि किस तरीके से वो बना हुआ है। जैव और अजैव, जैव यानी कि जीवित लिविंग, अजैव यानी कि नॉन लिविंग। समाप्तता के आधार पर, समाप्तता का मतलब कि वो नवीकरण के योग्य है या अनवीकरण के योग्य। नवीकरण यानी कि वो चीज़ नई है, या अनवीकरण यानी कि वो यूज करने मतलब काफ़ी दिनों से वो यूज हो चुकी है, नई और पुरानी कह सकते हैं आप। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व यानी कि कौन कौन उसे होल्ड कर सकता है। व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, सामुदायिक यानी कि सोशल, राष्ट्रीय यानी नेशनल, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल, यानी कि किन किन लोगों के उस पर अधिकार है। विकास के स्तर यानी कि डेवलपमेंट के आधार पर, संभावी, विकसित, भंडार और संचित। संभावी यानी कि अभी वो विकास होने वाला है, विकसित यानी कि वो विकसित हो चुका है, भंडार यानी कि विकसित करके रखा गया, संचित को यानी विकास तो हो चुकी है, अब बस हमें यूज करना, वो रख दिया गया सुरक्षित। तो इस तरीके से संसाधन को बांटा गया है। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। चीज़ों को जो समझने में एसएसटी में यानी सोशल साइंस में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप फ्लो चार्ट और पॉइंट्स बाय पॉइंट्स चीज़ें लिखे तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एज़ कम्पेयर टू पैराग्राफ। अगर पेपर में भी आप आंसर करते तो अगर आप फ्लो चार्ट वगैरह या पॉइंट बाय पॉइंट आंसर लिखते तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलता है, टीचर उससे इम्प्रेस होती है एज़ कम्पेयर टू कि आप पैराग्राफ से पैराग्राफ भर दें, क्योंकि उन्हें चेक करने भी आसानी होती है और समझने में भी, ताकि वो आसानी से चेक करके पॉइंट टू पॉइंट मार्क्स दे दें। तो कोशिश कीजिएगा कि आप पेपर में पॉइंट टू पॉइंट लिखें ताकि आपको मार्क्स मिलने में कोई परेशानी ना हो। तो संसाधन एक फ्लो चार्ट दे रखा है यहाँ पे, दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक के जो हमारे मान लीजिए कि भगवान ने दिया हो, जो भगवान ने बनाया हो, मानवीय जो इंसानों ने बनाया हो। तो प्राकृतिक में कौन से दो टाइप्स के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और मानवीय कौन सी होती, संरचनाएं एवं संस्थाएं एंड मात्रा एवं गुणवत्ता। एक तो बनावट, संरचना एवं संस्थाएं का मतलब कि वो चीज़ें बनी हुई है, एक उसका स्ट्रक्चर क्या है और वो कैसे बनाना है, और जब वो चीज़ें बन गई है तो वो यूज किस में होगी, उसकी क्वालिटी के क्या है, कितने दिन तक वो चलेगी, दूसरी ये बात, और पहली कि वो कैसे बनानी है और किस तरीके से बनी है, किन किन चीज़ों से बनी है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय में क्या, आपको नवीकरणीय को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन, जल, एंड जैव यानी कि प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य और जीव। तो नवीकरणीय वो चीज़ें होती है, नवीकरणीय वो पदार्थ होते हैं जिसे हम बना सकते हैं, जिसे हम दोबारा बना सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय वो पदार्थ होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जिसे हम बना नहीं सकते हैं, वो खुद ही बनेगा प्राकृतिक से। तो जैसे कि आपका नवीकरणीय में फर्स्ट आता है पवन और जल। तो पवन यानी कि हवा को हम खुद बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो हवा हम दोबारा बना सकते हैं। जल भी हम दोबारा वो कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं आपका, वो पानी का बचाव करके हम क्या कर सकते हैं, जल का दोबारा संरक्षण करके हम जल को, जब पौधे लगाएंगे तो वर्षा होगी तो जल को भी हम दोबारा बना सकते हैं। जैव यानी कि प्राकृतिक, वनस्पति एंड वन्य जीव। तो वन्य जीव को हम संरक्षण करके दोबारा से पाल करके वो भी दोबारा से बनाया जा सकता है। प्राकृतिक, वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। अनवीकरणीय पदार्थ वो होते हैं जो हम बना नहीं सकते, जो दोबारा कभी बन नहीं सकता,
वो बस एक बार बनता है, अगर दोबारा बनता भी है तो इसे बनने के लिए बहुत टाइम की ज़रूरत पड़ती है। उसे अनवीकरणीय योग्य कहते हैं। यानी कि धातु और जीवाश्म, धातु यानी कि जितने भी मेटल्स हैं, लोहे, तांबे, क्या बोलते हैं, जिंक, कॉपर, ये सारा कुछ आता है धातु में। तो वो क्या आता है, जिनका पुनः चक्र होके वर्षों, हज़ारों वर्षों तक होके बनता है ये। तो ये दोबारा बनने में इसे बहुत टाइम लगेगा। तो जिसे हम दोबारा नहीं बना सकते इजीली से, उसे अनवीकरणीय कहते हैं। जो दोबारा बन सकता है उसे नवीकरणीय कहते हैं। और सेकेंड है आपका जीवाश्म ईंधन। लास्ट क्लास में आपने 9th में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। सो नेक्स्ट आपका क्या है टॉपिक, संसाधनों के प्रकार। तो हमने कितने प्रकार पढ़े, बेसिकली 2 प्रकार, जैव और अजैव पढ़े हैं। फिर उसे किस किस भागों में बांटा गया है वो भी पढ़ा हमने, बेसिकली 4 भागों में बांटा गया उसे। तो उसके प्रकार और उसके डिटेल्स के ऊपर हम पढ़े। संसाधनों के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति यानी कि वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, जैव संसाधन या अजैव संसाधन, यानी कि लिविंग विंग्स है या नॉन लिविंग विंग्स है। इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होता है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, यानी कि वो लिविंग थिंग्स है। मनुष्य, वनस्पति, प्रजा, प्राणी जात, मत्स्य जीवन यानी कि मछली, पशुधन यानी कि जानवर। तो ये सारे क्या है, जीव संसाधन है, लिविंग विंग्स है। अजैव संसाधन में कौन आते हैं, वो सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें, धातुएं, पहाड़, ये सारा कुछ क्या है, अजैव संसाधन है। अब क्या आता है, समाप्तता के आधार पर। समाप्तता की यानी जैसे हमने 2 पढ़ा है, नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि नवीकरण संसाधन कौन से होते हैं, जो दोबारा उत्पन्न यानी कि दोबारा बनाए जा सकते हैं, वो कहलाते हैं नवीकरण संसाधन। उदाहरण के तौर पे पवन, ऊर्जा, जल, वन्य जीवन, ये सारा कुछ दोबारा बनाया जा सकता है। तो इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में भी विभाजित किया जाता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके जो टॉपिक बाय टॉपिक इसके जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में ज़रूर पूछते जाते हैं। अनवीकरणीय योग्य संसाधन, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि नवीकरणीय और अनवीकरणीय में डिफरेंस भी पूछे जाते हैं पेपर में। तो ये आप आराम से लर्न कर सकते हैं यहाँ से। इन संसाधनों का विकास एवं लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, यानी कि बहुत ही साल लग जाते हैं बनने में, जो कि खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है। इसे बनने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन पुनः चक्रीय धातु, जैसे कि धातु पुनः चक्रीय में जाते हैं, और कुछ संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन अचक्रीय होते हैं। ये तो दोबारा बिल्कुल नहीं बन सकते, तो एक बार प्रयोग के साथ ही ये ख़त्म हो जाते। लेकिन धातु है वो दूसरे प्रयोग, मतलब कि हम दोबारा भी उसे बना सकते हैं। तो सेकंड तो था समाप्तता के आधार पर। फिर आता है आपका थर्ड, स्वामित्व के आधार पर, यानी कि कौन कौन उसे होल्ड कर सकता है। तो फर्स्ट आता है व्यक्तिगत संसाधन, यानी कि पर्सनल रिसोर्सेस। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, यानी कि खेती होती है, जिसके बदले वो सरकार को लगान चुकाते हैं, सरकार को कर देते हैं, यानी कि टैक्स देते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं, बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। तो गांव में कुछ लोग के पास बहुत ज़मीन होती है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल ज़मीन नहीं होती है। तो शहरों में लोग भूखंड, घरों एवं अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। भूखंड यानी कि जिसे बोलते हैं ज़मीन, और घरों के यानी बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं जो इन सबको बाग, चारागाह, तालाब और कुआं, जल आदि के संसाधनों के निजी स्वामित्व के उदाहरण है। ये सारा क्या है, पर्सनल रिसोर्सेज का उदाहरण है। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए, ये आपका एक्टिविटी है, तो आप कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्या है आपका, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, यानी कि जो है पर्सनल तो हो गया, पर्सनल रिसोर्सेज तो हो गया, जो हमारा सोशल रिसोर्सेज, जो एक समुदाय, एक सोसाइटी यूज करती हो, ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। यानी कि ये संसाधन जो है, जैसे कि एक समाज है, एक सोसाइटी है, वो सारे सोसाइटी के लोग उसे यूज कर सकते हैं। गाँव का शमीलात, यानी कि चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि गाँव के सारे लोग यूज करते हैं। और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, यानी पार्क एक जने नहीं यूज करता, सब के सब सोसाइटी यूज करता है। पिकनिक स्थल, खेल का मैदान, वहाँ रहने वाले लोगों के लिए, सभी के लिए उपलब्ध है। ये तो हो गया आपका यानी सोशल रिसोर्सेज।
फिर आता है राष्ट्रीय संसाधन यानी कि नेशनल रिसोर्सेज। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय है, यानी कि देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जितने भी संसाधन देश में पाए जा रहे हैं वो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल संसाधन है। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है, यानी कि किसी का पर्सनल रिसोर्सेस है, पर्सनल यानी कि मेरा बड़ा सा घर है, मेरे 10-15 घर है, तो सरकार मेरे को बस एक घर देगी और सारे घर को मेरे जब्त करके दूसरे लोगों को दे सकती है जिसके पास घर नहीं है, तो वो सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनाई हुई होती है, यानी कि जैसे कि सड़कें या रेल की पटरियाँ काफ़ी जो लोगों के अपने अपने ज़मीन होती है वहाँ पे सरकार बना देती है, लेकिन उसके लिए सरकार पैसे देती है उस इंसान को जिसका ज़मीन होता है। शहरी विकास प्राधिकरणों के सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि 12 समुद्री मील यानी कि 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र एवं इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है, यानी कि जो हमारे देश के लाइन के भीतर आता है वो सारे क्या है, राष्ट्रीय संपदा यानी राष्ट्रीय संसाधन है। जो हमारे देश के लाइन के बाहर जाता है वो क्या कहला जाती है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे हिंद महासागर तो हमारा देश हिंदुस्तान का है, लेकिन कि जितने भी और महासागर है बड़े बड़े वो उन सब का किसी देश का अधिकार नहीं है। तो एक संगठन बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें सभी देश मिलकर के बनाते हैं। तो जिसे भी काम होता है वो उस संस्था का परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकता, उससे पहले परमिशन लेनी होगी फिर उसे वो यूज कर सकता है। अब ये बॉक्स में दिया हुआ है कि आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का पहचान करें। तो बेसिकली हिंद महासागर हमारे जो हिंदुस्तान है उसके पास ही है, वो बेसिकली हमारा ही कहलाता है, इसलिए अलाउड है कि हम उसमें अपना काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका विकास के स्तर पे यानी कि डेवलपमेंट के स्तर पे कैसे बांटा गया है। संभावित संसाधन यानी कि ये संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन क्योंकि वो हमारे देश में किसी भी राज्य में प्रेजेंट तो है तो वो यानी कि स्थित तो है, लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। ये होते हैं संभावित संसाधन। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग में जैसे कि मैंने बताया कि गुजरात और राजस्थान में पवन ऊर्जा है, लेकिन उसका संभावना है, लेकिन अभी उसका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है, यानी कि सही ढंग से उसे बनाया नहीं गया है। और इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं संभावित संसाधन, जिसके कि प्रेजेंट तो है लेकिन अभी बनाया नहीं गया है उसका। तो नेक्स्ट क्या हमारा है, विकसित संसाधन, जो कि बन गया अब हमें यूज करना है। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित यानी कि सोच लिया गया, डिसीजन ले लिया गया उसका कि इसे हम यूज कर सकते हैं, वो विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी और उनके संभाव्यता के स्तर पर किया जाता है, यानी कि प्रौद्योगिकी इंडस्ट्रियल और वो कितने यूजफुल है उसके स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा भंडार यानी कि स्टोरेज। पर्यावरण में उपलब्ध वो पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध वो पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। यानी कि बेसिकली ऐसी चीज़ें जो इंसान के लिए यूजफुल तो है
लेकिन उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। जैसे कि उसे कारखाना में ले जा कर के उसे दोबारा से, जैसे कि हमने कोई भी पेट्रोल निकाला तो डायरेक्ट जो पेट्रोल है हमें पेट्रोल के फॉर्म में नहीं मिलता ना, उसमें और भी कई चीज़ें मिक्स होती है। तो पहले उसे फैक्ट्री में ले जाया जाता है, फिर उसे पेट्रोल में छाना वाना जाता है, प्योर पेट्रोल निकाला जाता है, फिर उसे यूज में लाया जाता है। इसी तरीके से वो चीज़ें भंडार में वो चीज़ें होती है जो जिसका बिल्कुल प्योर तरीके से वो नहीं किया गया हो, निकाला नहीं गया हो, बस उसे ऐसे ही भंडार के रूप में रख दिया गया। उदाहरण के लिए जल दो गैस हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है, हमारे पास सही टेक्नोलॉजी प्रेजेंट नहीं है, ये भी कमी होती है, तो वो हमारा भंडारण में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा है संचित कोष, यानी कि वो बेसिकली यूजफुल है और बेसिकली भंडार में प्रेजेंट है। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी की ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, यानी कि इसका उपयोग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। यानी कि इतनी हमारे भारत देश में इतनी सारी नदियाँ हैं, लेकिन कुछ ही जगह जहाँ पे बिजली की ज़्यादा कमी है वहीं पे इसका उपयोग किया जा रहा है बिजली बनाने में, लेकिन जहाँ पे बिजली सही मात्रा में है वो नहीं किया जा रहा है। तो भविष्य के लिए यानी कि फ्यूचर के लिए उसे बचा रखा है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम फ्यूचर में उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके को बोलते हैं संचित कोष। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। जो भविष्य के लिए बचा रखा उसे कहते हैं संचित कोष। तो ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स का संसाधन का प्रकार। तो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम संसाधनों का विकास, यानी कि बेसिकली उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है और कैसे होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, टेक केयर। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही लेके आऊँगी। बाय बाय।